1 जुलाई यानी कि आज से काफ़ी कुछ बदलने जा रहा है, खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी। इन तीनों नए कानूनों को लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। इनमें कई नई दफा धाराएं भी शामिल की गई हैं। कुछ धाराओं में बदलाव हुआ है तो कुछ धाराएं हटाई गई हैं। नए कानूनों में लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में भी काफी कुछ बदलाव होगा। बता दें कि सीआरपीसी में जहां कुल 484 धाराएं थी, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस में 531 धाराएं हैं। इसमें ऑडियो वीडियो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है। तो वहीं नए कानून में किसी भी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने का प्रावधान है। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। एफआईआर होने के 15 दिनों के भीतर उसे ओरिजिनल जुरिडिक्शन यानी जहां का मामला है वहां भेजना होगा। पुलिस ऑफिसर या सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन में संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेनी होगी। अगर नहीं मिली तो उससे ही एक्शन मान लिया जाएगा। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी चार्जशीट। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिन के भीतर ये कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। इसके साथ ही मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर ही जजमेंट देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। बता दें कि पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन, ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी। 7 साल या उससे ज्यादा सजा पाने वाले विक्टिम को सुने बिना वापस नहीं किया जाएगा। थाने में कोई भी महिला सिपाही भी है तो उसके सामने पीड़िता के बयान दर्ज कर पुलिस को कानूनी कार्रवाई शुरू करनी होगी। अब जान लेते हैं कि आप किन मामलों में नहीं कर सकेंगे अपील। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 417 में बताया गया है कि किन मामलों में सजा मिलने पर ऊपरी अदालत में उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अगर हाई कोर्ट से किसी दोषी को 3 महीने या उससे कम की जेल या 3000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा मिलती है तो इससे ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आईपीसी में धारा 376 थी। इसके तहत 6 महीने से कम की सजा चुनौती नहीं दे सकते, यानी कि नए कानून में थोड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा अगर सेक्शन कोर्ट से किसी दोषी को 3 महीने या उससे कम की जेल या 200 रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा मिलती है तो उससे यह भी चुनौती नहीं दे सकते। वहीं अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से किसी अपराध में 100 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई जाती है तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं की जा सकती। हालांकि अगर किसी और सजा के साथ साथ यह भी सजा मिलती है तो फिर इसे चुनौती दी जा सकती है। अब जान लेते हैं कि कैदियों के लिए क्या कुछ बदला। जेल में बढ़ती कैदियों की संख्या के बोझ को कम करने के मकसद से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक बड़ा बदलाव किया गया है। कानून की धारा 479 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अंडर ट्रायल कैदी अपनी 1/3 से ज्यादा सजा जेल में काट चुका है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि ये राहत सिर्फ पहली बार अपराध करने वाले कैदियों को ही मिलेगी। ऐसे कैदियों को जमानत नहीं दी जाएगी जिन्होंने उम्र कैद की सजा वाले अपराध किए हो। इसके अलावा सजा की माफी को लेकर भी बदलाव किया गया है। बता दें कि अगर किसी कैदी को सजाए मौत मिली है तो उसे उम्र कैद में बदला जा सकता है। इसी तरह उम्र कैद की सजा पाए दोषी को 7 साल की जेल में तब्दील किया जा सकता है। साथ ही जिन दोषियों को 7 साल या उससे अधिक की जेल की सजा मिली होगी उनकी 7 साल को 3 साल की जेल में बदला जा सके, जबकि 7 साल या उससे कम की सजा वाले दोषियों को जुर्माना की सजा सुनाई जा सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए में कुल 170 धाराएं हैं। अब तक इंडियन एविडेंस एक्ट में कुल 167 धाराएं थी। नए कानून में 6 धाराओं को निरस्त किया गया है और इनमें 2 नई धाराएं और 6 उप धाराओं को जोड़ा गया है। गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड की तरह ही कोर्ट में मान्य होंगे। इसमें ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन और वॉइस मेल जैसे रिकॉर्ड भी शामिल हैं। अब जान लेते हैं महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराध। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में धारा 6399 तक रखा गया है। अब दुष्कर्म को धारा 63 से परिभाषित किया गया है। रेप की सजा को धारा 64 में बताया गया है। इसके साथ ही गैंग रेप के लिए धारा 70 है। सेक्सुअल हरासमेंट का धारा 74 में परिभाषित किया गया है। नाबालिग से रेप के मामले या गैंग रेप के मामले में अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।
तो वहीं धारा 77 में स्टॉकिंग को परिभाषित किया गया है, वो भी दहेज हत्या धारा 79 में है और दहेज प्रताड़ना धारा 84 में बताया गया है। शादी या झांसा या वादा करके संबंध बनाने वाले अपराध को रेप से अलग अपराध बनाया गया है, यानी उसे रेप की परिभाषा में नहीं रखा गया है। अब जान लेते हैं कि नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले में सजा में क्या है सख्ती। बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। बता दें, इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तय रहेगी जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने वाले पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। वहीं सबसे बड़ी बात, सरकार ने मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में रखा गया है। शरीर पर चोट करने और अपराधों को धारा 100-146 तक परिभाषित किया गया है। मर्डर के लिए सजा धारा 103 में बताई गई है, तो धारा 111 में संगठित अपराध में सजा का प्रावधान है। धारा 113 में टेरर एक्ट बताया गया है। मॉब लिंचिंग मामले में 7 साल कैद या उम्र कैद या फांसी की सजा का भी प्रावधान है। अब जान लेते हैं कि मैरिटल रेप के लिए क्या है। 18 वर्ष से अधिक की पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाए जाते हैं तो वो रेप नहीं माना जाएगा। शादी का वादा कर संबंध बनाने को रेप कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। बता दें, इसे धारा 69 में अलग से अपराध बनाया गया है। इसमें कहा गया कि अगर कोई शादी का वादा करके संबंध बनाता है तो वो वादा पूरा करने की मंशा नहीं रखता है, या फिर नौकरी का वादा करके प्रमोशन का वादा कर संबंध बनाता है तो दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की कैद की सजा हो सकती है। इसमें आईपीसी में या रेप के दायरे में था। वहीं भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह से जुड़ी एक अलग धारा नहीं है। आईपीसी 124A राजद्रोह का कानून है। नए कानून में देश की संप्रभुता को चुनौती देने और अखंडता पर हमला करने के खिलाफ जैसे मामलों में धारा 147, 158 में परिभाषित किया गया है। धारा 147 में कहा गया है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर दोषी पाए जाने पर फांसी या उम्र कैद होगी। धारा 148 में इस तरह की साजिश करने वालों को उम्र कैद का हथियार इकट्ठा करना या युद्ध की तैयारी करने वालों के खिलाफ धारा 149 लागू का प्रावधान है। वहीं इसके अलावा धारा 111 में रखा गया है और इसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स सिंडिकेट चलाता है और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, जबरन वसूली करता है या आर्थिक अपराध करता है तो उसे दोषी को फांसी या उम्र कैद हो सकती है। वहीं चुनावी अपराध को धारा 169, 177 तक रखा गया है। संपत्ति के नुकसान, चोरी, लूट, डकैती आदि मामलों को धारा 303 पैच धारा 303, 334 में रखा गया है और मानहानि का जिक्र 356 में है। वहीं नए बिल में धारा 377 यानी कि आपराधिक यौनाचार को लेकर कोई प्रावधान साफ नहीं किए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बालिगों द्वारा बनाए गए यौन संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। महिलाओं के साथ आपराधिक यौनाचार रेप के दायरे में है, लेकिन नाबालिग पुरुष की मर्जी के खिलाफ और पशुओं के साथ आपराधिक यौनाचार पर बिल में प्रावधान नहीं है। अब तक आतंकवाद का कोई परिभाषा नहीं थी, लेकिन अब इसकी परिभाषा है। इस कारण अब कौन सा अपराध आतंकवाद के दायरे में आएगा यह निश्चित हो गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 के मुताबिक जो कोई भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने या आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी भी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। आतंकवाद की परिभाषा में आर्थिक सुरक्षा शब्द को भी जोड़ा गया है। इसके तहत जब जाली नोट या सिक्कों की तस्करी या चलाना भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इसके अलावा किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ बल का इस्तेमाल करना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा। नए कानून के मुताबिक बम विस्फोट के अलावा बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर या फिर किसी भी खतरनाक तरीके से हमला किया जाता है तो इसमें भी किसी की मौत या चोट पहुंचती है तो उसे भी आतंकी कृत्य में गिना जाएगा। इसके अलावा देश के अंदर या विदेश में स्थित भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी संपत्ति को नष्ट करने, नुकसान पहुंचाना या फिर आतंकवाद के दायरे में आएगा। अगर किसी व्यक्ति को पता हो कि कोई संपत्ति आतंकी गतिविधि के जरिए कमाई गई है तो उसके बावजूद उस पर अपना कब्जा रखता है तो उसे भी आतंकी कृत्य माना जाएगा। भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी भी विदेश देश की सरकार को प्रभावित करने के मकसद से किसी भी व्यक्ति का अपहरण करना या उसे हिरासत में रखना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा। वहीं मौत की सजा पाए दोषी को अपनी सजा कम करवाने या माफ करवाने का आखिरी रास्ता
दया याचिका होती है। जब सारे कानूनी रास्ते खत्म हो जाते हैं तो दोषी के पास राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करने का अधिकार होता है। अब तक सारे कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद दया याचिका दायर करने की कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 472A के तहत 472(1) के तहत सारे कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद दोषी को 30 दिन के भीतर ही राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करनी होगी। राष्ट्रपति के दया याचिका पर जो फैसला होगा उसकी जानकारी 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार के गृह विभाग और जेल सुप्रीडेंट को देनी होगी। अब जान लेते हैं धारा 202 में क्या है। कोई भी सरकारी सेवक किसी भी तरह के कारोबार में शामिल नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा करता हुआ दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल की जेल या जुर्माना, ये दोनों की सज़ा या फिर कम्युनिटी सर्विस करने की सज़ा मिल सकती है। धारा 202, कोर्ट के समन पर अगर कोई आरोपी या व्यक्ति पेश नहीं होता है तो अदालत में उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सज़ा या कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुनाई जा सकती है। धारा 226, अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी सेवक कि काम में बाधा डालने में मकसद या आत्महत्या की कोशिश करता है तो 1 साल तक की जेल या जुर्माना, दोनों को फिर कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है। धारा 303, 5,000 रुपये से कम कीमत की संपत्ति की चोरी अगर करने पर किसी को पहली बार दोषी ठहराया जाता है तो संपत्ति लौटाने पर उसे कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है। धारा 355, अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग मचाता है तो ऐसा करने पर उसे 24 घंटे की जेल या 1,000 रुपये तक का जुर्माना, दोनों फिर कम्युनिटी सर्विस की सजा मिल सकती है। धारा 356, अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, इशारे में या किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो मानहानि के कुछ मामले में दोषी को 2 साल तक की सजा, जेल या जुर्माना या फिर दोनों कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम और यूपी उत्तराखंड के छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।